ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में याद करो, सेमीकंडक्टर हम लोग क्या समझते थे जब हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, जब हम लोग 9th-10th में थे, जब हम लोग कंडक्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो सेमी कंडक्टर होता है वो जो बहुत तेजी से करंट को फ्लो कराता है उसको हम लोग कंडक्टर बोल देते थे। जिसमें कंडक्टिविटी कम होती थी उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल देते थे, और जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होती थी उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते थे। ठीक है, तब हम उस समय हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये चलता था कि यार जब सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ही नहीं होती है, जब सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो इसका यूज क्यों है, हम इसे पढ़े क्यों, इसे पढ़ाया क्यों जाता है। आज हमें यह समझ में आ जाएगा कि जो सेमीकंडक्टर है उसका बहुत यूज है हमारे जीवन में, और इस पूरे के पूरे आज के अपने वर्ल्ड में देखा जाए तो विदाउट सेमीकंडक्टर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आज हमारे पास मोबाइल फोन है, आज हमारे पास टीवी है, आज हमारे पास एसी है, वॉशिंग मशीन है, ये जो कैमरा है, ये जो बोर्ड है, ये जो लाइट जल रही है, ये जो फैन चल रहा है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं, जो बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, पैड, ये आईपैड है, ठीक है, मतलब ऐसा समझो टैबलेट जिसको बोल सकते हो, टैबलेट है, ठीक है, कंप्यूटर है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं जो बहुत छोटे कॉम्पैक्ट करके बनाए गए हैं, ये सब में सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। जैसे पहले जो टीवी आता था, बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे, वहां पे सेमीकंडक्टर यूज नहीं कर पाते थे हम लोग, क्योंकि उस समय सेमीकंडक्टर का खोज नहीं हुआ था। जब सेमीकंडक्टर आया तो चीजों को बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया, बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस बनने लगे, बहुत छोटे छोटे फोन, स्क्रीन, बहुत सारी चीजें हैं जो सेमीकंडक्टर का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। विदाउट सेमीकंडक्टर ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो सर सेमीकंडक्टर ऐसा क्या है, सेमीकंडक्टर में ऐसी क्या चीजें हैं, मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल है, ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर से ही बनाई जाती है, मतलब सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाई जाती है। सिर्फ वही नहीं यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल सेमीकंडक्टर का होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल सेमीकंडक्टर का होता है। सेमीकंडक्टर दिखता कैसा है सर, कैसा होता है, मैं आपको सेमीकंडक्टर दिखाता हूं, देखिए सेमीकंडक्टर दिखाता हूं, देखिए इस तरीके का सेमीकंडक्टर। ये जो जितने भी डिवाइस आप देखोगे, जब डिवाइस को कभी ओपन करोगे, कोई खराब फोन को ओपन करोगे, ठीक है, ईयरफोन को ओपन करोगे, कोई कैमरा ओपन करोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब ओपन करोगे, तो इस तरीके का कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा जिसमें काले कलर के चिप्स ऐसे लगे होते हैं, इसमें ढेर सारा ऐसा सिल्वर वायर लगा होता है, जैसे इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके से है, ये है, ठीक है, इस तरीके के जितने भी चिप्स हैं, ये देखो ये है, ये सारे, ये सब कुछ क्या है, सेमीकंडक्टर। देखो ये है, इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये सब कुछ क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये क्या है, सब सेमीकंडक्टर है। ओके, तो सर जो सेमीकंडक्टर है, अगर ये इतना यूजफुल है तो इसका कारण क्या है, इसका क्या रीजन है कि सेमीकंडक्टर इतना यूजफुल है। तो इसका जो रीजन है बेटा, जो सेमीकंडक्टर का रीजन है वो ये है कि देखो, सबसे पहले कंडक्टिविटी कैन कंट्रोल, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसी डिवाइस में कितना करंट जाना है, किस रेट से जाना है, क्या उनका वैल्यू मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी कैन कंट्रोल, कंडक्टिविटी कैन कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैन बी कंट्रोल। कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या चार्ज का कितने तेजी से फ्लो करेगा, क्या रेट होगा, और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी कंट्रोल, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, मतलब सेमीकंडक्टर का यूज करके हम लोग यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करा सकते हैं। जैसे मान लो एक मेटल है, अगर हम बैटरी
पॉजिटिव टर्मिनल इधर से लगाएं तो करंट इधर फ्लो करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल इधर से लगाएं तो करंट इधर फ्लो करेगा। मतलब करंट इधर भी फ्लो कर सकता है और इधर भी फ्लो कर सकता है। लेकिन हम सेमीकंडक्टर का यूज करके हम ऐसा इसको बना सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से नहीं फ्लो करेगा। तुम बैटरी पलट भी दोगे तो भी करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा। यही रीजन है कि आज हमारे चार्जर जो होते हैं, सपोज करो सेमीकंडक्टर का नहीं यूज करते हैं, चार्जर बना दिए, अब चार्जर से बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे मान लो ये चार्जर है, देखो जैसे मान लो ये अपने पास ये चार्जर है, ठीक है, चार्जर से बैटरी चार्ज हो रहा है, और जैसे ही लाइट कट जाएगा, जैसे ही लाइट कट जाएगा तो क्या होगा, अब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा और बैटरी से जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा बोर्ड में। इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है यूनिडायरेक्शनल करंट का, कि करंट सिर्फ बाहर से इसमें अंदर आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। किसकी वजह से भाई, यूनिडायरेक्शनल करंट, जिसकी वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिसमें हमें ये यूज करना आना चाहिए भाई, कैन इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रहा है, फोन चार्ज हो रहा है, पता चला फोन चार्ज लगाए, फोन चार्ज लगा के छोड़ दिया, जैसे लाइट कट गया फोन फिर से डिस्चार्ज हो गया। तो यूनिडायरेक्शनल करंट अगर नहीं फ्लो होगा तो वापस से फोन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं था, जब हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं था, तो सेमीकंडक्टर की जगह पे ये सारी प्रॉपर्टीज जो यूज होती थी वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है कि, वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है कि इस तरीके से एक ट्यूब होता है, इस तरीके से एक ट्यूब होता है, यहां पर और यहां पर, ऐसे समझो इसको एक बैटरी से ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है, इसको बोल दिए एनोड, इसको बोल दिए कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। एनोड में अब यहां पे वही चीज जो फंक्शन सेमीकंडक्टर यहां पे करेगा, वही फंक्शन यहां पे वैक्यूम ट्यूब करेगा। अब इस एनोड से यहां पे ये एनोड हो गया, यहां पे, अब यहां पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यहां पर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। या तो एनोड से ये जो करंट होगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा, कभी भी इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो वही जो काम वैक्यूम ट्यूब करता है वही काम हमारा सेमीकंडक्टर करता है। लेकिन हम फिर वैक्यूम ट्यूब का यूज क्यों नहीं करते हैं बेटा, तो वैक्यूम ट्यूब का हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, और हाई पावर कंजप्शन करता है, हाई पावर कंज्यूम, और इनका जो लाइफ होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, लो लाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पे जब हम सेमीकंडक्टर लाते हैं तो सेमीकंडक्टर बहुत स्मॉल होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, जितना ये है उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और लो पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, और उसका हाई लाइफ होता है, लाइफ उसका ज्यादा होता है, किससे, वैक्यूम ट्यूब से। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर का। किसका यूज करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर का। समझ में आया, सेमीकंडक्टर क्या होता है ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज हम क्यों करते हैं। कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैन बी कंट्रोल, कैन गिव अ यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी में बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो सोडियम एटम है, अब हमें ये समझ में आना है कि देखो ये तो समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर का क्या यूज है, लेकिन अब सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 हो गए। फिर यहां पर क्या आ जाएगा? 3s1। 1 में सिर्फ s होता है, 2 में s और p होता है, 3 में s p और d होता है। इस तरीके से हम लोग फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर कार्बन है तो कार्बन को कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 2p2, है ना। अगर सिलिकॉन है, इसमें 14 है इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने होंगे बताओ? 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 हो गया। 4 और बचा है, 3s2 और 3p2। ठीक है। अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम को भरेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। अच्छा 3s2 3p4 सॉरी 3p6, अच्छा कितना हो गया बेटा? ये 18 हो गया। फिर 3d10 4s2 और 4p2, देखो जरा तो यही है क्या? ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 20 और ये 18 और ये 4, तो ये हो गया कितना? 32। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, और 3s2 3p देखो ये तो 10 हो गया, 10 और 2 बचा 3, तो ये हो गया फास्फोरस। अगर बेरियम की बात बोरॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p1 यही है ना। चलो अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या है? आउटर मोस्ट सेल ये है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है। और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है, सेकेंड वाला, ये है। अब अगर तुमसे पूछे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 हैं। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ठीक है। यहां पे 3s2 3p2 4s2 4p2, तो जिस भी एटम में ऐसा देखा गया कि जो टेट्रावैलेंट है, मतलब जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावैलेंट जो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं, जो टेट्रावैलेंस एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स देखा गया कि वो सेमीकंडक्टर जैसा वर्क कर रहे हैं। वो सेमीकंडक्टर जैसा वर्क कर रहे हैं। तो जो सेमीकंडक्टर का आया, जो एलिमेंट लेवल पे जो सेमीकंडक्टर आया, वो कौन आया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इनका एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का, तो एलिमेंट लेवल पे जो सेमीकंडक्टर होता है, एलिमेंट लेवल पे जो सेमीकंडक्टर होता है, वो हो जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली जो टेट्रावायलेंट होते हैं उनको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल दिए। अब जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है बेटा। सर ये कहां से आप बोल रहे हो? भाई ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जो एलिमेंटल लेवल पे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। कंपाउंड लेवल पे दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हो जाएगा गैल्वेनियम आर्सेनिक, और ये हो जाएगा इंडियम और फास्फोरस, और एंथ्रासीन और पॉलीएनिलीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आपको आती है, तो इन सारी चीजों को आप पढ़ लेंगे बस एज ए जनरल नॉलेज, कि अगर कोई एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में या नीट में, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर है। तो बस एक एनसीईआरटी का डाटा है, इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार बस ओवरऑल देख लो ऊपर ऊपर से,
बाद में चीजें अगर क्वेश्चंस में आएगा, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूरा डाटा दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी, एक यहाँ पे अगर तुम सिर्फ एक याद कर लोगे तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर इसकी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत, ये सॉरी रजिस्टिविटी, अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें, रो से होता है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है भाई? तो रजिस्टिविटी कम होता है, और ये होता है 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 तक, 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 तक। इसके बाद सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर 6 तक। और इंसुलेटर का रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो ये होता है 10 की पावर 11 से लेकर 10 की पावर 19 तक। अब हम अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाता है, देखो कंडक्टिविटी हो जाता है 1 अपॉन रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर 2 कर दो, 10 की पावर -8 है तो 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर -5 है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसका भी जस्ट उल्टा। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है, इसमें कुछ भी बहुत समझने का वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाला एक डेटा है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, ये देखो ओम मीटर होता है और ये होता है साइमन पर मीटर। साइमन क्या होता है भाई? ये होता है 1 अपॉन ओम। साइमन क्या होता है? 1 अपॉन ओम। ठीक है, तो ये रहा कुछ डाटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको अपने नोट में से लिख लेना है और एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि जब एक्चुअल में एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन में, अगर कहीं ऑप्शन में मैच कर जाता है कि 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 तक क्या होगा, तो तुम्हें एक बार ध्यान हो जाएगा कि यार ये तो कंडक्टर, ये कौन है? कंडक्टर है। ठीक है, और अगर 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर -10 की पावर 6 तक क्या होगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि सेमीकंडक्टर है। और जब बहुत ज्यादा है अगर रेजिस्टिविटी, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। देखो अगर पॉजिटिव में आया इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर, और बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर, और अगर नेगेटिव में हमेशा है तो कौन सा हो जाएगा? कंडक्टर। इसी का जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा? यहाँ पे कंडक्टिविटी। ये रजिस्टिविटी के लिए मैं बता रहा था, और इसके लिए इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, ये एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो बस एक बार लिख लो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर क्या कह रहा है देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सिंगल एटम एंड क्रिस्टल। अब जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग एनर्जी ऑफ सिंगल एटम, ऑर्बिटल सिंगल एटम क्या पढ़े थे? अगर H लाइक एटम है, H लाइक एटम है, ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ते थे कि यार ये न्यूक्लियर, यहाँ पे ये 1s ऑर्बिट हो गया, ये 1s ऑर्बिट हो गया, ये 2s ऑर्बिट हो गया, और थोड़ा नीचे से बनाते हैं। देखो ये 1s ऑर्बिट हो गया, ये 2s ऑर्बिट हो गया, ये 2p ऑर्बिट हो गया, ठीक है, फिर 3s हो गया, फिर 3p हो गया, ठीक है, फिर 3d हो गया। इस तरीके से पढ़ते थे, और सबका जो एनर्जी लेवल था वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन में ऐसे डिफाइंड था। ठीक है, ये लगभग 13.6 करके, ये 3.4 करके, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी -13.6, 3.4, और इस तरीके से एनर्जी का लेवल होता था। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, इसके ऊपर 4s, इस तरीके से होता था। ठीक है, इस तरीके से होता था। लेकिन ये किसके लिए है? ये सिंगल एटम के लिए है। ये किसके लिए है भाई? ये सिंगल एटम के लिए है, सिंगल एटम। और जब फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वे एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल एटम हो और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे H+ हो गया, ठीक है, और H+ लाइक एटम, H लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। इसी तरीके से
इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें, H प्लस नहीं, H लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, हीलियम प्लस बोल सकते हो, लिथियम प्लस 2 बोल सकते हो, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, अब अगर हम ये किसके लिए है, सिंगल एटम के लिए। ये जो एनर्जी का लेवल है ये बोर्स ने किसके लिए दिया था, सिंगल एटम के लिए। लेकिन अब बात करते हैं अगर हम किसी मटेरियल की बात करें तो उसमें क्या सिंगल एटम होता है क्या, बहुत सारे एटम एक साथ होते हैं, ढेर सारे एटम एक साथ होते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ ये जो एनर्जी का लेवल बताया गया, ये बताया गया सिंगल एटम के लिए। लेकिन अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, आराम से इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एनर्जी का लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो एनर्जी का लेवल बताया गया वही है। लेकिन अगर हम क्रिस्टल की बात करें, बेटा, अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्रिस्टल में क्या होगा, क्रिस्टल में ढेर सारे एटम होंगे, जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, ये एटम है, इसके पास ढेर सारे एटम्स हैं, क्रिस्टल में ढेर सारे एटम्स हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, वो रैंडम मूव, जैसे ये ऐसा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो इस तरीके से ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर इसके चक्कर लगाने लगा, फिर इसके चक्कर लगाने लगा, इसके चक्कर लगाने लगा, इसके चक्कर लगाने लगा, ऐसे। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एटम पास पास आए तो जो उनके ऑर्बिट्स हैं वो भी पास पास आए, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका जो एनर्जी है, अब उसमें ढेर सारे एटम्स का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, इस एटम का भी इंटरेक्शन हो गया, इस एटम का भी इंटरेक्शन हो गया, इस एटम का भी इंटरेक्शन हो गया। तो जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ना होके, देखो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ना होके कैसा हो जाता है, देखो जैसे मान लो ये 1s है भाई, ये एकदम बिल्कुल पास वाला ऑर्बिट है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाला, तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो इफेक्ट होता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जैसे 2s हो गया, 2p हो गया, ठीक है, 3s हो गया, 3p हो गया, तो जो जब हम पास पास लाएंगे एटम को, जब पास पास लाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो इफेक्ट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये वाला ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया 3s और 3p। अब यहां पे ध्यान से समझना बेटा, देखो मैं ये कह रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं कि अगर दो एटम्स हैं, मान लो सिर्फ दो एटम को मान लेते हैं, तो ये आपस में जब पास पास आएंगे तो ये इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने की वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में शेयर हो जाएंगे, या ऐसे समझो इंटरेक्ट करने लगेंगे, तो जो इनका आउटर मोस्ट का एनर्जी है वो चेंज होने लगेगा, और वो जो है जो आउटर मोस्ट एनर्जी है ना बेटा, अब वो कोई एक फिक्स्ड एनर्जी नहीं रह गया है। पहले क्या होता था, सिंगल एटम के लिए क्या होता था, वो फिक्स्ड होता था, सिंगल एटम के लिए वो एनर्जी फिक्स्ड होता था। सिंगल एटम के लिए, जैसे मान लो कार्बन का सिंगल एटम है, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी फिक्स्ड है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है। लेकिन अब ढेर सारे
एटम्स पास में आ गए, जब ढेर सारे एटम पास में आ जाएंगे तो उनके जो ऑर्बिट्स हैं, जो आउटर सेल ऑर्बिट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट हो गए हैं। इंटरेक्ट करने की वजह से हर एक एटम के हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। फिर से सुनो, जब ढेर सारे एटम पास पास आ गए, जब ढेर सारे एटम पास पास आ गए, तो हर एक एटम का, जैसे मान लो 3s है, इसका 3s है, इसका 3s है, इसका 3s है, तो इसके 3s का एनर्जी, इसके 3s का एनर्जी, इसके 3s का एनर्जी, इसके 3s का एनर्जी, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है सेम भी हो, ये नहीं कहा, लेकिन जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सॉरी सॉरी जितने भी एटम्स हैं, जैसे मान लो ढेर सारे सिलिकॉन एटम हैं, तो सारे सिलिकॉन एटम्स के जो s ऑर्बिट है, 3s ऑर्बिट है, ठीक है, या 2p ऑर्बिट्स है, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। उनकी एनर्जी सेम हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। क्यों ऐसा होता है कि जब एटम और एटम पास आते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने की वजह से जो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो उनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अभी क्या था, अभी एनर्जी फिक्स्ड है, अभी एनर्जी सबका फिक्स्ड है कि भाई 3s की एनर्जी यही होगी, 2p की एनर्जी यही होगी, ठीक है, 2s की एनर्जी यही होगी, 1s की एनर्जी यही होगी। लेकिन जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से। तो जब थोड़ा डिफरेंट, हर एक एटम के अलग हर एक सेल्स, एक जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, इसका 3s सेल, ये एटम है, इसका 3s सेल, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट किए और इनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो गई। जैसे अभी 3s का ये होना चाहिए था, लेकिन किसी का मान लो ये है और किसी का ये है, 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 ठीक। तो अब जो एनर्जी लेवल है, अब जो एनर्जी लेवल है किसी ऑर्बिट का, अब वो एक फिक्स्ड एनर्जी नहीं है, अब वो एनर्जी एक बैंड में बढ़ चुका है, एक बैंड में बढ़ चुका है। मतलब एनर्जी ये भी हो सकता है, ठीक है, एनर्जी ये भी हो सकता है, 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 ठीक है, ये भी हो सकता है। कितने एनर्जी, जैसे मान लो सपोज करो 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 6.002 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स हैं, 6। तो हर एक एटम का अपना हो सकता है एक अलग एनर्जी हो सकता है ये एनर्जी, हो सकता है ये एनर्जी हो। तो ये पूरा का पूरा एक एनर्जी बैंड होता है, ये इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड होता है, ये होता है एनर्जी बैंड। फिर से समझाता हूं पूरी तरीके से, एक बार फिर से समझो, बिल्कुल नया चीजें, नई चीजें हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो एक सिंगल एटम है तो उसका एनर्जी फिक्स्ड है भाई, ये एटम, ये किसके लिए है, ये सिंगल एटम के लिए है, सिंगल एटम के लिए है, विद 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए है, ये जो एनर्जी आया है, ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी आया है ये है क्रिस्टल के लिए, ठीक है, ये जो आया है ये किसके लिए आया है, क्रिस्टल के लिए आया है। जब ढेर सारे एटम पास पास आते हैं तो उनके ऑर्बिट्स आपस में, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने की वजह से उनके ऑर्बिट का एनर्जी अलग 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 हो जाता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी नहीं आता है, ढेर सारे एनर्जीज आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड, क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं कि एनर्जी बैंड जो है कैसे, एनर्जी बैंड जो है वो कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में चेंज हो जाता है। एनर्जी बैंड कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में चेंज हो जाता है वो देखते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल है बेटा, देखो देखो, जब हम किसी दो, मान लो दो एटम की बात करते हैं, उनको पास पास लाते हैं, तो जब पास पास लाएंगे, ठीक है, या ढेर सारे एटम्स को जब पास पास लाएंगे तो उनका जो इंटरनल ऑर्बिट्स होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या होता है भाई, वो इंटरेक्ट होता है, और इंटरेक्ट करने के बाद उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है। देखो इस तरीके से होने लगेगा, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे मान लो ये 2s है और ये 2p है,
ये ऐसा 2p, ठीक है, इस तरीके से चेंज होने लगे। अब जैसे जैसे पास आएंगे तो अब ये जो 2s और 2p के एनर्जीज हैं, देखिए किसी का एनर्जी ये होगा, किसी का एनर्जी ये होगा ऐसे, किसी का एनर्जी ये होगा, 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 किसी का एनर्जी ये होगा। 2p वाले में किसी का एनर्जी ये होगा, 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 ऐसा ऐसा होता रहेगा। लेकिन और पास यहां पे लाए, देखो ये डिस्टेंस बिटवीन एटम है, ये है डिस्टेंस बिटवीन, ये है डिस्टेंस बिटवीन एटम। जब एटम दूर दूर था, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं था, इनका एनर्जी अलग अलग था। लेकिन जैसे ही एटम को पास आए तो अब इनके एनर्जी का एक विड्थ आ रहा है, अब एनर्जी का एक विड्थ आ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग एटम्स में एनर्जी अलग अलग है, अलग अलग एटम्स के अलग ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, इसके एस एटम का, इसके एस एटम का, और इसके एस एटम का, इसके एस एटम का पहले एनर्जी सेम था, लेकिन जैसे ही पास लाओगे अब इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो किसी का ये हो जाएगा, किसी का ये हो जाएगा, किसी का ये हो जाएगा, किसी का ये हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये बैंड बना रहा है। क्या बना रहा है? बैंड बना रहा है। अब और पास लाए, जब और पास लाओगे तो जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे 2 में 2s और 2p है, 3 में 3s और 3p है, तो ये जो सेल हैं ये इनके एनर्जी लगभग लगभग फिर धीरे धीरे मैच करने लगते हैं। तो यहां पे मैच करके, और इस डिस्टेंस के बाद जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है यहां पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां पे अब जो एनर्जी है वो इस तरीके से, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 2s का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन 2p का है। जब बहुत पास लाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s और 2p ऑर्बिट मिक्स हो गए, 2s और 2p ऑर्बिट क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन 2s का है, कौन सा 2p का है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब और पास लाओगे, और पास लाओगे तो जहां पर यहां पे क्या होगा कि अब ये वापस से दो पार्ट में टूट जाएगा, ऐसे दो पार्ट में से टूट गया, ऐसे। पहले क्या था कि एटम का एनर्जी अलग अलग था, वापस से क्या हुआ कि जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी पहले अलग अलग था। जब क्रिस्टल बनने लगेगा, जब एटम पास पास आने लगेगा तो जो एनर्जी लेवल है वो हर एक एटम का अलग अलग होगा, और वो एनर्जी विड्थ, वो एनर्जी बैंड बन जाएगा। फिर जब और एटम को पास लाओगे, डिस्टेंस कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, जब यहां पर लाओगे तो एक समय आएगा कि ये एक बैंड बन जाएगा और ये एक बैंड बन जाएगा। 2s और 2p आउटर मोस्ट ऑर्बिट मिलके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मिलके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मिलकर क्या बनाएंगे? दो बैंड बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये जो ऊपर वाला बैंड है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और ये जो नीचे वाला बैंड है इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। जो ऊपर, अब पहले क्या था, फिर से कहानी सुनते हैं कि अगर दो, मान लो ढेर सारे एटम्स हैं, पहले दूर दूर थे तो उनका एटम अलग अलग, उनका जो एनर्जी था वो बिल्कुल ऐसा था। जब पास इंटरेक्ट किए तो जो आउटर मोस्ट सेल के एनर्जी है वो चेंज होने लगेगा, हर एक एटम के, हर एक सब सेल का या सेल का एनर्जी चेंज होने लगेगा। किसी का ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये होगा। फिर और पास लाए तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स है वो आपस में मिक्स कर गए और उनका एनर्जी लेवल अब इस तरीके से हो गया, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये। उसके बाद जब और पास लाए और जहां पर हमें ऐसा समझो कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, वहां पर जहां पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहां पे एटम आइसोलेटेड था, जैसे जैसे पास लाए और जहां पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है वहां पर ये जो एनर्जी है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में बट गई, एक हो गया कंडक्शन बैंड और एक हो गया वैलेंस बैंड, एक हो गया कंडक्शन बैंड और एक हो गया वैलेंस बैंड। इनके बीच में कोई एटम नहीं मिलेगा, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन
पहले क्या 2s और 2p में होता था, लेकिन अब यहां पे दो पार्ट में बढ़ गया, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जब दो एटम्स को पास पास लाए और जहां पर क्रिस्टल बनने वाला है वहां पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो दो पार्ट में टूट जाएगा, दो पार्ट में उसकी जो एनर्जीज हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाएंगी, दो बैंड में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा कंडक्शन बैंड और एक हो जाएगा वैलेंस बैंड। इतना समझो, ये सब पूरी कहानी समझना नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझो कि जब एटम अलग अलग था, आइसोलेटेड था, तो उनका एनर्जी ऐसे होता था, लेकिन अब जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो एटम को पास पास लाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो मर्ज करके दो बैंड बनाएंगे, एक कंडक्शन बैंड और एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड को ऊपर दिखाएंगे और वैलेंस बैंड को नीचे दिखाएंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भरेंगे, उसके बाद कंडक्शन बैंड में भरेंगे। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में भरेंगे और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में भरेंगे। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दो बैंड यहां पे बनेगा। कब बनेगा भाई? जब दो एटम या ढेर सारे एटम्स क्रिस्टल बनाएंगे, उस समय जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो मर्ज करके दो बैंड बनाएगा, एक बनाएगा वैलेंस बैंड और एक बनाएगा कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में मतलब एनर्जी ये भी हो सकती है, एनर्जी ये भी हो सकती है, एनर्जी ये बस ये मैक्सिमम कंडक्शन बैंड की एनर्जी है और ये है सॉरी वैलेंस बैंड की ये मैक्सिमम एनर्जी है। इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी इस एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 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 लेकिन इसके बीच में जो एनर्जी है, इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फिर क्या मिलेगा? फिर इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 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 ऐसा। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया कि जब दो या दो से ज्यादा एटम पास में लाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तो जो उनके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट सेल्स हैं, वो मर्ज करके दो बैंड बनाएंगे, एक कंडक्शन बैंड और एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। एक होगा कंडक्शन बैंड और एक होगा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो ये एनर्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं ईजी, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बोल देंगे। सीबी कंडक्शन बैंड और वीवी क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जब हम फील करना स्टार्ट, जैसे हम लोग पहले क्या फील करते थे 2s में और फिर 2p में, वैसे ही जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम वैलेंस बैंड को फील करेंगे, वैलेंस बैंड को फील करने के बाद कंडक्शन बैंड को फील करेंगे। तो क्या करना है? आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट सेल के जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इसमें जाएंगे, 4 इसमें जाएंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 2s और 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। तो 8 में 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। पहले किस में आएंगे सारे इलेक्ट्रॉन? पहले हम लोग इसमें इसको भरेंगे, बाद में इसको भरेंगे। ठीक है, पहले इसको भरेंगे, बाद में इसको भरेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो जैसे मान लो 2s और 2p में, देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। इसमें से 4 जाएगा वैलेंस बैंड में और 4 जाएगा कंडक्शन बैंड में। पहले किस में जाएगा? पहले जाएगा वैलेंस बैंड में, पहले वैलेंस बैंड भरेगा, पहले वैलेंस बैंड में भरना है, बाद में कंडक्शन बैंड। इसके बाद
के बाद कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कोई मदद नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो कौन सी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस बैंड में होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो करंट फ्लो नहीं कराता है। जो कंडक्शन बैंड में होता है वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करता है, ठीक है। करंट फ्लो करने में कौन हेल्प करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है वो इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है किसमें? करंट को फ्लो कराने में। आगे बढ़ते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन वैलेंस बैंड एंड आफ्टर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन फील्ड इन कंडक्शन बैंड। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो ड्यू टू दिस कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए, ओके। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब जब क्रिस्टल बना, जो क्रिस्टल बना, तो क्रिस्टल में 3 क्रिस्टल बन सकते हैं, या तो वो सेमीकंडक्टर हो, या वो कंडक्टर हो, या इंसुलेटर हो। देखो, या तो वो कंडक्टर हो, या तो वो कंडक्टर हो, या तो वो सेमीकंडक्टर हो, या वो इंसुलेटर हो। कंडक्टर में क्या होगा कि ये जो वैलेंस कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम होगा, ठीक है। वो बहुत कम होगा, या ऐसे समझो कि ये दोनों और ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे। ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। तो इस तरीके से ओवरलैप कर गया। ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये कौन सा व्हाइट वाला क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। या तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा, या इनका एनर्जी लेवल बहुत, जो इनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बहुत कम होगा। अगर वो इस तरीके से है, देखो ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इनके बीच का अगर एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सेमीकंडक्टर। ये क्या हो जाएंगे? सेमीकंडक्टर। और अगर ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। अगर इनके बीच का एनर्जी इतना, अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी समझ लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। भाई कितना कम होना चाहिए? तो जो इसका देखा गया कि अगर ये कंडक्शन बैंड, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत एनर्जी गैप होगा ही नहीं, या तो ओवरलैप कर जाएगा या इजी। जो इजी होगा वो जीरो होगा, एनर्जी गैप क्या होगा? जीरो होगा। जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। एनर्जी गैप कौन सा भाई? ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला एनर्जी गैप। देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है। तो एनर्जी गैप इस तरीके से, ठीक है। होता क्या है कि जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मान लो भर गए ऐसे, अब जैसे ही इसको हम एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ऐसे कूद के यहां चला जाएगा, ये कूद के यहां चला जाएगा। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं।
इसीलिए हम बोलते हैं कि जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। वो इसी वजह से फ्री हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर में कैसे फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी ये समझते हैं कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसको हम हीट देंगे, ठीक है, इसको एनर्जी देंगे, तो ये कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्टर में क्या होता है कि इनके बीच में एनर्जी में डिफरेंस ही नहीं है, इनके बीच में एनर्जी में डिफरेंस ही नहीं, एनर्जी जीरो है। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कंडक्शन बैंड में भी है और वैलेंस बैंड में भी है, तो आसानी से करंट फ्लो हो पाएगा, और कभी कभी तो ओवरलैप भी कर जाते हैं। अब हम अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये जो एनर्जी गैप है वो लगभग ये जो एनर्जी गैप है वो कम होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाना ही बहुत टफ है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाना ही टफ है तो वो करंट को फ्लो ही नहीं कर पाएगा। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा करंट। ठीक है, इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है। कभी कभी एक होता है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है वही देख लेते हैं, आओ। देखो, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कभी कभी क्या होता है, मान लो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अवेलेबल हैं और यहां से कूद के यहां चले गए। किस पे, एट, कैसे कूद के चले गए, ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ड्यू टू रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर भी तो एनर्जी होती ही है, रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बिल्कुल ही खत्म कर दें तब भी क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? जैसे मान लो हम लोग अगर, देखो, अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें तब जो ये इलेक्ट्रॉन है तब क्या ये मूव करेंगे? तब क्या ये मूव करेंगे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने यहां तक ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ये है, मान लो यहां से यहां पहुंच गए, ये इसका मैक्सिमम लेवल है। 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए, इसी को बोलते हैं फर्मी लेवल, इसी को बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, 0 केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां आ जाएगा, हालांकि वापस से यही आ जाएगा, लेकिन ये कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सकता है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, हीट की वजह से एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी लेकर यहां से यहां चला जाएगा, वो एनर्जी लेकर यहां से यहां चला जाएगा। लेकिन अगर 0 केल्विन कर दिए तो 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर पाएगा, और इस लेवल को बोलते हैं फर्मी लेवल। तो क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। ठीक है, ये बस ऐसे ही कहानी है। ठीक है, इस कहानी को बस ध्यान रखना है कि फर्मी लेवल क्या होता है। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन का मोशन, 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जहां तक मूव कर जाएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्मी लेवल। अब ये जो हमने पढ़ा एनर्जी, देखो यहां पे, तो सर एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को, वेट, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दे दे कि यहां पे आ जाए? ये जो एनर्जी दिए, मान लो ये इजी है, इजी फॉरबिडन एनर्जी है, तो इतना एनर्जी दे दे कि यहां आ जाए। जैसे कभी कभी लोग पढ़ते थे ना कि
फोटोन, इसमें फोटोन गिराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, तो वो कितना एनर्जी दे दे यहां से यहां आ जाए। तो जो ये Eg का वैल्यू है इसको हम लोग लिखेंगे, Eg का वैल्यू लिख देंगे Hc अपॉन लैम्डा। Eg का वैल्यू लिख देंगे Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। Hc अपॉन लैम्डा कितना एनर्जी दे दें, फोटोन, फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो ऐसा हम लोग यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है वो उसमें कितना कितना एनर्जी दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन पाए और इलेक्ट्रॉन पाके यहाँ आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फ्री हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कितना एनर्जी दे दें तो ये एनर्जी हो जाता है Hc अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी क्या हो जाता है, Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है Hc अपॉन लैम्डा। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया फर्मी लेवल क्या होता है। 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसी को बोलते हैं फर्मी लेवल, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द मैक्सिमम लैम्डा एट विच सॉलिड बिगिन टू ऑब्जर्व एनर्जी इज इतना, कैलकुलेट द एनर्जी गैप ऑफ द सॉलिड। ये देखो, ये क्या है, ये है लैम्डा का वैल्यू, ये क्या है, लैम्डा का वैल्यू। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। लेकिन ऐसे भी तो देखते हैं कि अगर लैम्डा ये लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो हम लोग Hc का वैल्यू क्या लिख देते हैं, हालांकि H तो 6.6 इंटू 10 के पावर -34 समथिंग होता है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, ये अगर एंगस्ट्रॉम में है तो इसका जो वैल्यू आता है वो इतना होता है 12,400, ठीक है। और ये हो जाता है कितना, 1000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लिखना है इसको तो 1000 लिख दिए, और ये हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी, ये हो गया एनर्जी। तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाता है, कितना आ जाता है भाई, तो ये हो जाएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल आ गया, ठीक है। ये एनर्जी गैप आ गया कि अगर इतनी एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर कितना एनर्जी दे दें, जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो एनर्जी हो जाएगा Hc बाई लैम्डा। और ये चीज हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि Hc जो होता है वो कितना होता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो इसको हम लोग लिख देंगे 12,400, 12,400, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो पॉज करके, और फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर उसको हमें सॉल्व करना है। होगा कह रहा है, इफ फ्री, हेलो हेलो, हाँ, इफ फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा, मतलब कि कोई मान लो ऐसा मटेरियल है, ठीक है, मीन फ्री पाथ लैम्डा है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर अ कॉपर इज इतना, अच्छा लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर सोचो एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहां से मूव करके, यहां से मूव करके मान लो यहां आ गया,
और ये कह रहा है कि ये लैम्डा है। ये क्या है? लैम्डा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर ही हुआ। तो जो कह रहा है कि गिव्स एन एनर्जी, एवरेज एनर्जी, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे यहां से यहां लाने में कितना एनर्जी दिया, यही वर्क के बराबर हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। और एफ की जगह पे हो जाएगा Q इंटू ई इंटू डी। एफ की जगह पे Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, Q इंटू ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क हो जाएगा एफ इंटू डी। एफ की जगह पे लिखेंगे Q इंटू ई इंटू डी। अब अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि डी की जगह पे लिख लो Q इंटू ई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कितना एनर्जी दिया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कट कर, यहाँ पे एक मिनट। अब यहाँ पे आगे बढ़ो तो Q की जगह पे क्या लिखोगे? E। कितना चार्ज है? E है, इनटू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर दो। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। 1, इसको इधर ले जाओ तो 1 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 के पावर -8 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीडियो को पॉज करके तब क्वेश्चन को पढ़ लो और सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच कैन क्रिएट अ होल। आगे पढ़ेंगे होल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, सॉरी ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। अब कह रहा है कि कितना एनर्जी दे दें विच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम। मान लो ये जर्मेनियम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो यहां पर एक होल बच जाएगा। अभी पढ़ेंगे होल के बारे में आगे। ठीक है, तो जब यहां से यहां जाएगा तो होल बन जाएगा। तो कितना एनर्जी दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए। बस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कितना एनर्जी दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए। कितना एनर्जी दे? अच्छा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, सॉरी फॉरबिडन एनर्जी गैप दिया हुआ है। ये एनर्जी गैप दिया हुआ है कितना? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए है ये? जर्मेनियम के लिए है, जर्मेनियम के लिए है। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। तो भाई हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है Hc अपॉन लैम्डा और Sc अपॉन लैम्डा। और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में फाइंड कर ले तो ये क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास जो लैम्डा है वो एंगस्ट्रॉम में हो तो हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो? 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा को इधर ले आओ, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12,400 अपॉन एनर्जी कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना समझो कि ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये लैम्डा आ जाएगा इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। एनर्जी दिया हुआ है, लैम्डा पूछ रहा है, एनर्जी को इधर ले आओ और यहाँ पे 12,400 रख दो, क्योंकि एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बस यहाँ पे रख दो 12,400 और एनर्जी का वैल्यू रख दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम समझते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमें पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर के लिए? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वेट 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 वेट, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन जो बैंड है उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड्स में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे आपस में टकराने लगते हैं, और आपस में टकराने की वजह से इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम होने लगता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में चले जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से इनका कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को अगर हम लोग के मान लें या सिग्मा मान लें तो सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग कंडक्टेंस बोल देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इंसुलेटर की हम बात ही नहीं करेंगे, इंसुलेटर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। तो समझो कि T इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, D इज इक्वल टू, मान लो ऐसे समझो कि रजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के लिए, रजिस्टिविटी ऐसे समझो कि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो डेल्टा T इज इक्वल टू T अल्फा, क्या लिख रहे हैं, डेल्टा R, डेल्टा R इज इक्वल टू R अल्फा डेल्टा T, यही तो होता है। अब हम अगर R फाइनल, रेजिस्टेंस फाइनल लिखे तो क्या लिखेंगे, R 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो अल्फा पॉजिटिव होगा। ध्यान से सोचो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा और ये टोटल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम होगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब अल्फा को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में अल्फा नेगेटिव होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये यहां से क्वेश्चन सिर्फ यही बना, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में, इंसुलेटर में अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इन चीजों को ध्यान रखना है कि अगर अल्फा नेगेटिव है इसका मतलब वो सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, और अल्फा पॉजिटिव किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए। अल्फा क्या है भाई, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है, कोई बोल दे कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है और कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ जाता है, रेंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेंडमनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो धक्का मुक्की होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टक्कर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो
कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? सेमीकंडक्टर के लिए। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेमीकंडक्टर आर जनरली, सेमीकंडक्टर आर जनरली क्या होगा भाई? टेट्रावैलेंट, है ना? सेमीकंडक्टर आर जनरली टेट्रावैलेंट। फटाफट वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर आंसर देखना। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? क्या रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या किसी पे डिपेंड नहीं करेगा? या दोनों पे डिपेंड करेगा? हाँ, रेजिस्टिविटी नेचर पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा, वो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है या कौन सा एटम है उस पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, किसके किसके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है? क्या वो इंसुलेटर के पास होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिखा है ओनली तो गलत हो जाएगा, ओनली सेमीकंडक्टर तो गलत हो जाएगा। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, वेरी गुड। क्या मेटल का अल्फा नेगेटिव होता है? नहीं, मेटल का अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, अगर कोई सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड और ये देखो कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूदते रहते हैं, यहां से यहां आ जाते हैं। ठीक है, यहां से यहां आ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दोनों में पाया जाएगा, कंडक्शन बैंड में भी पाया जाएगा और वैलेंस बैंड में भी पाया जाएगा। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। अगर 0 केल्विन कर दोगे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पहले वैलेंस बैंड में ही आएंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये कूद के यहां चले आएंगे, कूदते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कूदते रहेंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, बिल्कुल सही कह रहा है। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, नहीं। रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद के यहां आ जाएंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद के यहां आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।